मिला टाइम्स में खुश आमदीद। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने अब तमाम हदों को क्रॉस कर दिया है और इस शख्स ने आम मुसलमानों को बांग्लादेशी करार देने के बाद, मुसलमानों के घरों को बुलडोज करने के बाद अब जमीयत उलमा हिंद के जिम्मेदारों को, नेताओं को भी बांग्लादेश भेजने की बात करना शुरू कर दिया है। और दरअसल ये बुखलाया हुआ है। इसका बयान सामने आया है जमीयत उलमा हिंद के एक स्टेटमेंट के बाद। जमीयत उलमा हिंद ने पिछले दिनों पहली मरतबा इतना सख्त स्टेटमेंट दिया और वो बयान इसको बर्दाश्त नहीं हो सका। दरअसल जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में कई मरतबा आपके स्टेटमेंट की, आपके बयान की भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और ख़ास तौर पर बयान किस शख्स की तरफ से आता है, किस तंजीम की तरफ से आता है, यह भी मैटर करता है। जमीयत उलमा हिंद इंडिया में भारतीय मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम है, सबसे पुरानी तंजीम है और पूरी दुनिया में जमीयत उलमा हिंद को इंडियन मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव और नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखा जाता है। आज़ादी से पहले तंजीम बनी थी। देश की आज़ादी जमीयत उलमा हिंद के बगैर नामुकम्मल है। हिंदुस्तान की आज़ादी में जमीयत उलमा हिंद का जो किरदार है वो नाकाबिल फरामोश है। मेरे सब एक लंबी बहस है। पिछले वीडियो में मैंने कई जगह इशारों में तारीख़ भी बताई है। आरएसएस से पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जमीयत उलमा हिंद। मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह इस तंजीम के फाउंडर और बानी हैं। तो बहरहाल जमीयत उलमा हिंद का जो दीनी मदरसा बोर्ड है उसका एक प्रोग्राम हुआ था। जमीयत उलमा हिंद के ऑफिस में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी साहब जो जमीयत उलमा हिंद के मौजूदा सदर वो मौजूद थे। दारुल उलूम देवबंद के मुहतमी मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी साहब मौजूद थे। जो दूसरे जिम्मेदारान हैं मौलाना सलमान मंसूरी साहब वो मौजूद थे। इन तमाम लोगों ने एक बयान जारी किया और कहा आसाम में वहाँ की सरकार जिस तरह आम मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर रही है, मदरसों को बुलडोज किया जा रहा है, मस्जिदों को गिराया जा रहा है, लोगों को बेघर किया जा रहा है, ये नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका है। और अब हुकूमत की जिम्मेदारी है, अदलिया की जिम्मेदारी है कि हेमंता बिस्वा शर्मा को फौरी तौर पर उसके ओहदा से हटाया जाए और किसी और को आसाम का चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। और जैसे ही इस बयान को, इस स्टेटमेंट को मिला टाइम्स के सोशल मीडिया पर शाया किया गया, ये मिला टाइम्स का पोस्टर भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, लाखों लोगों ने देखा। उसके बाद दूसरे मीडिया हाउसेज ने इसी की बुनियाद पर खबर बनाई, कई सारे टीवी चैनलों पर इस पर डिबेट तक हुई। उसके बाद देश में इस पर बहस शुरू होने लगी और लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया कि जमीयत उलमा हिंद की जो मांग है, जमीयत उलमा हिंद का जो मुतालबा है बिल्कुल सही है और फौरी तौर पर हेमंता बिस्वा शर्मा को उसके ओहदा से हटाया जाना चाहिए। और जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा तक ये बात पहुंचती है, उसने जमीयत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद कांग्रेस की बी टीम है। जमीयत उलमा हिंद अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री को हटाने की मांग करेगी तो मैं भी उस वक्त कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा और जमीयत उलमा हिंद को सपोर्ट नहीं करूंगा कि वो किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को उसके ओहदा से हटाने की बात करे। जमीयत उलमा हिंद ये जो कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि मुझे ओहदा पर लाने या ओहदा से हटाने का जो राइट और हक़ है वो आसाम की जनता को है, यहाँ की आवाम को है, जमीयत उलमा हिंद को नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि अगर मेरा बस चले तो मैं जमीयत उलमा हिंद के नेताओं को देश से बाहर भेज दूं, उनको भी बांग्लादेशी करार दे दूं। ये बयान हेमंता बिस्वा शर्मा ने दिया और इतना ही पर इक्तफा नहीं किया बल्कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने इन बयानों की जो क्लिप्स है उसको अपने एक्स अकाउंट पर भी शेयर किया और 2 वीडियो शेयर किया जमीयत उलमा हिंद के खिलाफ हेमंता बिस्वा शर्मा ने। और जो लिखा गया उसके ट्विटर हैंडल पर मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। एक ट्वीट में हेमंता बिस्वा शर्मा के अकाउंट से लिखा गया, घुसपैठियों पर हुए अतिक्रमण से पीड़ित जमीयत उलमा हिंद और उसके मित्र दल कांग्रेस असम में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन यह निर्णय असम की जनता का होगा, जमीयत का नहीं। अगर मेरा बस चले तो जमीयत के नेताओं को भी बांग्लादेश भेज देना चाहिए। एक और वीडियो शेयर करके हेमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा, जमीयत उलमा हिंद कांग्रेस की बी टीम है। मैं देश के लिए सोचता हूं, अगर कल जमीयत वाले कांग्रेस के मुख्यमंत्री को हटाने की बात करेंगे तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। यह निर्णय सिर्फ जनता ले सकती है, लेकिन कांग्रेस वाले जमीयत के बयान का स्वागत कर सकते हैं। तो ये हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान है और दरअसल हेमंता ने कहा कि कांग्रेस वो उसकी बी टीम है और सच्चाई ये है दरअसल
کہ ہیمنتا بسوا شرما خود کانگریس سے نکل کر کے آیا ہے. یہ کانگریس میں اہم عہدوں پر فائز تھا. اب اس کی لالچ یہ تھی کہ کانگریس اس کو آسام کا چیف منسٹر بنا دے, لیکن کانگریس نے اچھا کیا, اس کو وہاں کا چیف منسٹر نہیں بنایا. اس نے خود ایک مرتبہ اپنے درد کا اظہار کیا تھا کہ راہل گاندھی سے ملاقات کرنے گیا, اور راہل گاندھی سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو راہل گاندھی کے ساتھ اس کی ملاقات میں راہل گاندھی کا جو کتا ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھا, اور راہل گاندھی نے ہیمنتا بسوا شرما کو وہی بسکٹ آفر کیا جو بسکٹ راہل گاندھی نے پہلے کتے کو کھلایا تھا. یہ بات ہیمنتا کو برداشت نہیں ہو سکی اور اس نے راہل گاندھی سے یا کانگریس سے اپنا رشتہ الگ کرنے کا فیصلہ کیا. یہ بات خود ہیمنتا کے ذریعے ایک مرتبہ سامنے آئی تھی. بہرحال ہیمنتا بسوا شرما نے ان دنوں آسام میں لگاتار مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رکھا ہے, اور تقریباً 37,000 سے زیادہ مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا ہے, اور یہ امید.com کا ڈیٹا ہے. پچھلی رپورٹ میں ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا. ادھر جمعیت علماء ہند نے کہا کہ اب تک 50,000 سے زیادہ گھروں کو بلڈوز کر دیا ہے اسم کی سرکار نے, اور گھروں پر یہ جو بلڈوزر کی کارروائی ہو رہی ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے. ستمبر 2024 میں سپریم کورٹ نے واضح لفظوں میں کہا تھا کہ گھروں کو سرکار بلڈوز نہیں کر سکتی ہے, کسی کے گھر کو ڈیمولش نہیں کر سکتی ہے, اور جب تک باضابطہ ہائی کورٹ سے یا عدالت سے کسی کے گھر کو بلڈوز کرنے کا ویلڈ ریزن نہ مل جائے, سرکار سیدھے بلڈوزر کی کارروائی نہیں کر سکتی ہے. یہ سپریم کورٹ آف انڈیا کی رولنگ ہے, فیصلہ ہے. اس کے باوجود دیش کے مختلف علاقوں میں دھجیاں اڑائی جا رہی ہے, اور آسام میں سب سے زیادہ دھجیاں اڑائی گئی ہے, اور 50,000 گھر کو بلڈوز کرنے کا مطلب آپ سمجھیے کہ کئی لاکھ لوگ بے گھر ہو سکتے ہیں. اور اب عدالت میں بات سامنے آ چکی ہے. پچھلے ویڈیو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اڈانی کی کمپنی نے جب گوہاٹی ہائی کورٹ میں بتایا کہ 3,000 بیگھا زمین الاٹ کر دیا گیا اڈانی گروپ کو سیمنٹ کی کمپنی کو بنانے کے لیے, تو ہائی کورٹ کے جو جج ہے وہ چونک جاتے ہیں, حیران رہ جاتے ہیں, اور کہتے ہیں جوک ہے کا کہ اتنی بڑی زمین, اتنا بڑا علاقہ, اتنا بڑا رقبہ تو ایک ضلع بسانے کے لیے کافی ہے, اور یہ جگہ کیسے ایک پرائیویٹ کمپنی کو دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ بجلی اور پاور کے کمپنی کے لیے بھی 4,000 بیگھا کی جو زمین ہے وہ الاٹ کر دی گئی ہے. اور انہی سب مدعوں کو پچھلے دنوں مشہور صحافی ابھیشار شرما نے بتایا. انہوں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی, تو یہ ہیمنتا بسوا شرما کی سرکار کو برداشت نہیں ہو سکا. ہیمنتا بسوا شرما کو لگا کہ ہماری بدنامی ہو رہی ہے, ہمارے ووٹرز اس سے ناراض ہو جائیں گے, اور اس کے بعد گوہاٹی میں ابھیشار شرما کے خلاف FIR درج کر لی گئی, دیش دروہ کا مقدمہ لگایا گیا. اور یہ عام بات ہے کہ جب بھی کوئی پترکار, کوئی صحافی سچ بولتا ہے, حق لکھتا ہے, سچائی سے عوام کو آگاہ کرتا ہے, تو اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. اور آسام میں یہ سب سے زیادہ ہو رہا ہے, اور ہیمنتا بسوا شرما نے تو تمام حدوں کو پار کر دیا ہے. اسم کا جو جغرافیہ ہے اس کو یہ لوگ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ آسام میں مسلمانوں کی آبادی 34% سے زیادہ ہے, اور آسام کے جو مسلمان ہیں وہ انڈین ہیں, بنگلہ دیشی نہیں ہیں. بنگلہ دیشی ہونے میں اور بنگالی ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. بنگلہ ایک کلچر کا نام, ایک تہذیب کا نام ہے, اور بنگلہ دیش ایک ملک کا نام ہے. جب انڈیا اور پاکستان کا بٹوارہ ہوا, اور اس بٹوارے کے بعد 1971 میں جب پاکستان ٹوٹ کر, یا کہہ لیجئے ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے الگ ہو کر ایک نیا ملک بنا بنگلہ دیش, یہ جو آسام کا علاقہ یا بنگال کا علاقہ جہاں بنگالی لوگ رہتے ہیں, خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو, وہ بنگلہ دیش کا حصہ نہیں بنے, وہ انڈیا کا حصہ بنے ہیں. اس کو اور تفصیل سے سمجھے کہ جب 1947 میں ہی تقسیم ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان کی, تو آسام کا وہ علاقہ جو بنگلہ دیشی ایریا تھا, بنگلہ دیش کی تہذیب اور کلچر والا تھا, وہ بنگلہ دیش کا حصہ نہیں بن سکا, یا ایسٹ پاکستان کا حصہ نہیں بنا تھا, بلکہ وہ انڈیا کا حصہ بنا تھا. اسی طرح ویسٹ بنگال کا جو علاقہ جہاں بنگلہ تہذیب اور کلچر ہے, وہ بنگلہ دیش کا ایسٹ پاکستان کا حصہ نہیں بنا تھا, انڈیا کا حصہ بنا تھا. اس لیے تمام لوگ انڈین ہیں, نہ کہ بنگلہ دیشی ہے. بنگلہ دیشی اور بنگالی میں فرق ہے, لیکن ان دونوں جان بوجھ کر جو مسلمان بنگالی ہے اس کو بنگلہ دیشی قرار دیا جا رہا ہے, اور جو بنگالی ہندو ہے, مسلمان نہیں ہے, اس کو انڈین مانا جا رہا ہے. اور اس مہم کو آسام میں سب سے زیادہ آگے بڑھایا جا رہا ہے. برہم پترا ندی کے کنارے جو آباد مسلمان ہیں, پورا کا پورا علاقہ ان سے خالی کرایا جا رہا ہے. مولانا بدر الدین اجمل اور ان کی جو جمعیت آسام ہے, لگاتار ایسے تمام لوگوں کو مدد دے رہی ہے, ان کو ٹینٹ دے رہی ہے, ان کے لیے ریلیف ورک کا انتظام کیا گیا ہے. اور ہیمنتا بسوا شرما کی جو سرکار ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مزید ایسے لوگوں کے گھروں کو بلڈوز کیا جائے گا. تو یہ آسام کی ریالٹی ہے, یہ سچائی ہے. اور ہیمنتا بسوا شرما کا یہ جو جمعیت علماء ہند کے خلاف بیان آیا ہے, یہ سب سے زیادہ شرمناک ہے. اب خبر یہ سامنے آئی ہے کہ جمعیت علماء ہند عدالت جانے کی تیاری کر رہی ہے.
कोर्ट में इस पूरे मामले को पेश किया जाएगा और अगर कोर्ट में पूरा मामला जाता है तो यकीनी तौर पर हेमंता बिस्वा शर्मा को ज़बरदस्त झटका लग सकता है, ज़बरदस्त उसका नुकसान होगा, क्योंकि कोर्ट से ही इंसाफ की उम्मीद है और कई मामलों में कोर्ट ने इंसाफ से काम लिया है। जहां तक बुलडोज़र जस्टिस की बात है, मुसलमानों के घरों को डेमोलिश करने की बात है, तो डेटा के मुताबिक पिछले 2 साल में यानी 2022 से 2024 तक में तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा घरों को बुलडोज़ किया गया है और बेघर होने वालों की जो तादाद है वो 7 लाख से ज़्यादा है। पिछले दिनों गुजरात के अहमदाबाद में भी जो एक इलाका है, 8,000 मुसलमानों की वहाँ आबादी थी, उन तमाम घरों को बुलडोज़ कर दिया गया था और उसके ऊपर अल जज़ीरा ने अभी एक डॉक्यूमेंट्री पब्लिश की है जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह बग़ैर इन्फॉर्मेशन के, बग़ैर किसी इत्तला के घरों को बुलडोज़ कर दिया गया। और बुलडोज़र चलाने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मुसलमान हैं, और गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले उन तमाम मुसलमानों को भी बताया गया कि सब बांग्लादेशी हैं, जबकि वो सब इंडियन हैं, उनका घर आसाम में है या बंगाल में है, और आसामी और जो बंगाली है वो इंडियंस नहीं है। इधर असम के बारे में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लगातार ये निगेटिव प्रोपेगेंडा कर रही है कि जो असम है उसकी जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है, उसको बदलने का पूरा प्लान है ताकि असम का चीफ मिनिस्टर एक मुसलमान हो सके, सरकार मुसलमान बना सके। यह भी एक निगेटिव प्रोपेगेंडा है या मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। असम में दरअसल पहले से मुसलमानों की आबादी 34% है और एनआरसी भी इसीलिए आसाम में कराई गई थी कि मुसलमानों को वहाँ से बाहर निकाला जा सके, लेकिन एनआरसी में भी इनका एजेंडा पूरा नहीं हो सका। 34% असम में मुसलमानों की आबादी है, सर्वे होगा और उनकी आबादी बढ़ सकती है, और इसीलिए कि मुसलमानों की आबादी यहाँ ना बढ़ सके, मुसलमान क्या बोलते हैं कि इलेक्शन में मौसर ना हो सके, उनको इस तरह किया जा रहा है। असम में जो भी मुसलमानों को बेघर किया गया, उनके घरों को तोड़ा गया, तो सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि उनके घरों को बुलडोज़र से तोड़ दिया गया और वो टेंटों पर रह रहे हैं, बल्कि उससे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है आसाम में कि जिन मुसलमानों को बेघर कर दिया गया है, जिनके घरों को तोड़ दिया गया है, अब उनका नाम भी वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है, उनका नाम डी वोटर में रखा जा रहा है। और डी वोटर का मतलब ये होता है कि ये मशकूक हैं, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा, ये किसी को वोट नहीं डाल सकते। तो ये जो वोटिंग चोरी चल रही है या हर स्टेट में बीजेपी सरकार लाने के लिए जो अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जैसे बेंगलुरु का जो सबूत है वो पेश किया था राहुल गांधी ने कि वहाँ सिर्फ एक असम्बली में 1 लाख वोट की चोरी की गई, डुप्लीकेट वोटर्स बना करके या एक पते पर 10 वोटर्स बना करके, या वोटर्स एक नाम के हैं, उनका फ़ोटो नहीं है। बिहार में वोट चोरी हो रही है एसआईआर के ज़रिए, जहां 65 लाख लोगों का नाम एसआईआर की फ़ाइनल लिस्ट से निकाल दिया गया है। और इसी तरह आसाम में वोट चोरी इस तरह हो रही है कि वो तमाम लोग जिनके घरों को बुलडोज़ किया गया है या जो बेघर हो चुके हैं, और बेघर होने वालों की जो तादाद है आसाम में वो लाख से ज़्यादा है, उनका नाम वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है और अगले दिनों में और ये कार्रवाई बढ़ सकती है। तो इस तरह वहाँ भी वोटिंग चोरी की जा रही है ताकि आसानी से बीजेपी की सरकार बन सके। अफसोस की बात यह है कि पार्लियामेंट का मानसून सेशन पूरा हो चुका, लेकिन अभी तक असम के मसले पर, मुद्दे पर पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठ सकी जो उठना चाहिए था। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है मिले टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से, जानने वालों से शेयर कीजिए। यहाँ QR कोड दिख रहा होगा, इसको स्कैन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह आप मिले टाइम्स की मेंबरशिप ले लेंगे। 99 रुपये का प्लान है, 500 का प्लान है, जो आपका दिल करे वो लीजिए, लेकिन ज़रूर लीजिए। अगर आप मिले टाइम्स की मेंबरशिप नहीं लेते हैं तो किसी और न्यूज़ आउटलेट की मेंबरशिप ले लीजिए, लेकिन कम अज़ कम आपका सपोर्ट मीडिया हाउस को मिलना चाहिए ताकि हमारे न्यूज़ आउटलेट और मीडिया हाउस मजबूत हो सके। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहाँ आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।